हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट जो वीडियो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का था उसमें हमने टेक्नोलॉजिकल डायनामिक, जब टेक्नोलॉजी हो जाता है यानी टेक्नोलॉजी चेंजिंग है या टेक्नोलॉजी डिफरेंट है डिफरेंट नेशंस में, देन उस पर क्या हम ट्रेड बेस कर सकते हैं। तो उसमें हमने देखा था टेक्नोलॉजिकल गैप मॉडल एंड प्रोडक्ट साइकिल मॉडल। अब यहाँ पे हम इलस्ट्रेशन समझेंगे प्रोडक्ट साइकिल मॉडल का, कैसे प्रोडक्ट साइकिल मॉडल वर्क करता है। The product cycle model can be visualized with figure 6.4, which identifies 5 different stages in the life cycle of a product according to one version of the model from the point of view of innovating and imitating country। तो ये आपका फिगर है, इस फिगर के थ्रू देयर आर 5 स्टेजेस। कोई भी जो भी प्रोडक्ट जो स्टार्ट होता है, इनोवेट होता है, देन उसको एक्सपोर्ट करते हैं, देन दूसरा कंट्री इंपोर्ट करता है, देन जो दूसरा कंट्री है वो उसको इमिटेट करके, जैसे मैंने बोला कि लेबर कॉस्ट वहाँ पे कम है तो वो लोग वही सेम प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइज करके बनाते हैं, देन वो एक्सपोर्ट करना स्टार्ट करते हैं। तो एक अगर प्रोडक्ट जो स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम द इनोवेटिंग कंट्री टू टिल द एंड, जो इमिटेटिंग कंट्री एक्सपोर्ट करना स्टार्ट करता है, तब तक एक प्रोडक्ट का कोई एक प्रॉपर साइकिल होता है। उस साइकिल में ही वो साइकिल से ही वो पास होता है। सो वही चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है थ्रू 5 स्टेजेस ऑफ एनी प्रोडक्ट विच इज़ गिवन बाय द मॉडल प्रोडक्ट साइकिल मॉडल। यहाँ पे 2 कंट्रीज़ हैं, इनोवेटिंग कंट्री एंड इमिटेटिंग कंट्री। मैंने लास्ट जो इसका वीडियो था उस पर मैंने आपको बताया था कि यूएस कोई मशीन है वो इनोवेट करता है, और इंडिया क्योंकि लेबर कॉस्ट कम है इंडिया में तो वो इमिटेट करता है। इमिटेट करना यानी ऑलमोस्ट उसकी तरह बनाता है। तो इनोवेटिंग कंट्री एंड इमिटेटिंग कंट्री 2 अलग अलग कंट्री है। और कौन सा कंट्री है, इनोवेटिंग कंट्री है कि इमिटेटिंग कंट्री है, फर्स्ट एक्सपोर्ट करेगा इंपोर्ट करेगा, वो हम यहाँ पे ये प्रोडक्ट साइकिल मॉडल में समझेंगे। इन स्टेज 1, what is happening in stage 1 or new product phase? Stage 1 is known as new product phase, referring to time OA on the horizontal axis. The product at this time a specialty प्रोडक्ट, एक न्यू चीज़ है, बहुत ही स्पेशल चीज़ है। एक किसी भी फर्म के लिए जिन्होंने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया है उनका वो नया स्पेशलिटी हो गया। इज़ प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम्ड ओनली इन द इनोवेटिंग कंट्री। तो ये स्पेशलिटी जब बना है तो वो सिर्फ और सिर्फ, जैसे मेरा एग्जांपल मैंने लास्ट वीडियो में लिया था, यूएस में कोई चीज़ बनी है तो यूएस में कोई मशीन बनी है तो वो सिर्फ और सिर्फ यूएस में बन रही है और उधर ही कंज्यूम की जा रही है, वो अभी तक एक्सपोर्ट नहीं कर रहे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो ब्लैक लाइन आपको दिख रही है, दिस इज़ द फर्स्ट स्टेज। ये ब्लैक लाइन किस चीज़ की लाइन है आप देख सकते हो, ये कंजम्पशन की लाइन है, जो इनोवेटिंग कंट्री का कंजम्पशन लाइन है। और यहाँ पे ही आपको प्रोडक्शन लाइन भी दिखेगी, जो ये इनोवेटिंग कंट्री की प्रोडक्शन लाइन है। तो आप देख सकते हो कि मैं ये निकाल देती हूँ, जो प्रोडक्शन लाइन है इनोवेटिंग कंट्री की, जो ये वाली प्रोडक्शन लाइन है और ये वाली कंजम्पशन लाइन है, दोनों यहाँ पे मर्ज होती है। यानी इनोवेटिंग कंट्री में ही प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन हो रहा है, वो अभी तक एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो दोनों चीज़ें इनोवेटिंग में कंट्री में ही हो रही हैं। फिर सेकेंड स्टेज पे अगर देखें तो रफली पहले फिगर देख लेते हैं। सेकेंड स्टेज में अगर देखें तो कंजम्पशन इतना है लेकिन प्रोडक्शन थोड़ा ज़्यादा है, तो ये पोर्शन जो है वो एक्सपोर्ट हो रहा है। यानी अगर रफली मैं बताऊँ फिगर, तो इतना प्रोडक्शन है, इतना कंजम्पशन है, तो ये पार्ट, बाकी बचा हुआ चीज़, सप्लाई ज़्यादा है डिमांड कम है, तो बाकी बची हुई सी चीज़ एक्सपोर्ट करते हैं, तो ये एक्सपोर्ट होगा। अच्छा, एक्सपोर्ट होगा तो इंपोर्ट कौन कर रहा है? इंपोर्ट कर रहा है इमिटेटिंग कंट्री। तो यहाँ पे अभी तक इमिटेटिंग कंट्री का ये प्रोडक्शन लाइन है,
ये कंजम्पशन, ब्लैक वाला इमिटेटिंग कंट्री का कंजम्पशन लाइन है। यू कैन सी इमिटेटिंग कंट्री जो है वो यहाँ पे जब इनोवेटिंग कंट्री एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर रही है, विच इज़ दिस पॉइंट, तभी इमिटेटिंग कंट्री भी इंपोर्ट करना स्टार्ट करिए। क्यों? क्योंकि जो चीज़ इनोवेटिंग कंट्री एक्सपोर्ट करेगी वही चीज़ इमिटेटिंग कंट्री इंपोर्ट करेगी, राइट। तो इस वजह से ये इतना एक्सपोर्ट हो रहा है तो ये इतना इंपोर्ट कर रहे हैं। देन थर्ड स्टेज पे क्या होता है? थर्ड स्टेज पे और ज़्यादा एक्सपोर्ट करने लगता है। जो इनोवेटिंग कंट्री है वो बहुत ज़्यादा, ये इतना कंजम्पशन करता है लेकिन इतना प्रोडक्शन करता है और इतना सारा वो एक्सपोर्ट करता है। कौन? इनोवेटिंग कंट्री। लेकिन अब थर्ड स्टेज पे क्या होता है? जो इमिटेटिंग कंट्री है, इंडिया हमारे केस में जो है, वो प्रोडक्शन थर्ड स्टेज पे स्टार्ट करता है, लेकिन प्रोडक्शन बहुत कम, छोटी स्केल पे स्टार्ट कर रहा है, लेकिन उनका कंजम्पशन बहुत हाई है। तो जब नेशनल लेवल पे हम जो प्रोडक्शन कर रहे हैं वो कम है, वेरएज डिमांड ज़्यादा है, तो हम इंपोर्ट करते हैं। तो जो ये बहुत सारा एक्सपोर्ट कर रहा है वो ये बहुत सारा इंपोर्ट कर रहा है। देन फोर्थ स्टेज पे क्या हो रहा है? फोर्थ स्टेज पे वही चीज़ हो रही है कि नेशन जो इनोवेटिंग नेशन है वो कंजम्पशन कर रहा है, प्रोडक्शन उससे ज़्यादा है तो वो एक्सपोर्ट कर रहा है। लेकिन अब एक चीज़ यहाँ पे ट्विस्ट ये आती है कि जो इमिटेटिंग कंट्री है वो कंजम्पशन कम कर रही है, प्रोडक्शन उनका ज़्यादा है, वो भी एक्सपोर्ट कर रही है। अब क्वेश्चन मार्क ये है कि जब एक्सपोर्ट इनोवेटिंग कंट्री भी कर रही है इस फोर्थ स्टेज में और इमिटेटिंग कंट्री भी एक्सपोर्ट कर रही है, तो किन को? ये है थर्ड वर्ल्ड नेशंस। थर्ड वर्ल्ड नेशंस कौन से हैं? यानी समझो मैंने यूएस और इंडिया लिया, राइट। यूएस हमारा इनोवेटिंग है एंड इंडिया हमारा इमिटेटिंग है। तो बाकी सारे जो नेशंस होंगे, जैसे जापान हो गया या यूके हो गया, उन थर्ड नेशंस, जो बाकी सारे नेशंस हैं, उनको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। एंड देन फिफ्थ स्टेज पे प्रोडक्शन इनोवेटिंग कंट्री का कम हो जाता है, वेरएज कंजम्पशन हाई है, यानी ये इंपोर्ट कर रहा है। अब फिफ्थ स्टेज वो स्टेज है जहाँ पे इनोवेटिंग कंट्री इंपोर्ट करेगा उस प्रोडक्ट का, एंड जो इमिटेटिंग कंट्री है वो कंजम्पशन कम कर रहा है, प्रोडक्शन ज़्यादा कर रहा है और वो एक्सपोर्ट करेगा। और अब जो इमिटेटिंग कंट्री है वो ना सिर्फ थर्ड वर्ल्ड नेशंस में एक्सपोर्ट करेगा, उसके साथ साथ जो इनोवेटिंग कंट्री है वहाँ पे भी एक्सपोर्ट करेगा। तो मैंने रफली आपको फिगर समझा दिया है। अब हम चलते हैं एक्सप्लेनेशन पे। फर्स्ट स्टेज का तो हमने देख लिया, उसे न्यू प्रोडक्ट फेज कहते हैं। सेकेंड स्टेज प्रोडक्ट ग्रोथ फेज है, सेकेंड स्टेज को प्रोडक्ट ग्रोथ फेज कहते हैं। टाइम ए टू बी, तो ये टाइम ए टू बी है सेकेंड फेज। प्रोडक्शन इज परफेक्टेड इन द इनोवेटिंग कंट्री, मतलब एकदम परफेक्शन से बनाया जा रहा है प्रोडक्ट को इनोवेटिंग कंट्री में ही, एंड इंक्रीजेस रैपिडली टू अकोमोडेट राइजिंग डिमांड एट होम एंड अब्रॉड। तो प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुआ है क्योंकि उसका कंजम्पशन भी इंक्रीज़ हुआ है, ना सिर्फ नेशन में बल्कि अब्रॉड में भी, दूसरे कंट्रीज़ में भी उसका डिमांड हो रहा है। तो परफेक्शन से बनाया जा रहा है, बल्क क्वांटिटी में बनाया जा रहा है, ताकि वो नेशनल डिमांड भी फुलफ़िल कर सके और अब्रॉड में जो डिमांड इस चीज़ का, न्यू प्रोडक्ट का हो रहा है, तो वो उसको भी फुलफ़िल कर सके। एट दिस स्टेज देयर इज़ नॉट येट एनी फॉरेन प्रोडक्शन, नो फॉरेन प्रोडक्शन। कौन सा स्टेज है? ये सेकेंड स्टेज है। सेकेंड स्टेज में अब तक कोई फॉरेन प्रोडक्शन नहीं हुआ है of the product, so that the innovating country has a monopoly, very important। सेकेंड फेज में जब वो अब्रॉड में भी सेल कर रहा है तो इनोवेटिंग कंट्री का अब तक मोनोपोली है, क्योंकि सिर्फ वही है जो एक्सपोर्ट कर रहा है इन बोथ होम एंड एक्सपोर्ट मार्केट। तो दोनों मार्केट्स में, नेशनल मार्केट पे भी और इंटरनेशनल मार्केट में भी मोनोपोली है। अब आते हैं थर्ड स्टेज पे।
In third stage of product maturity phase. This is product maturity phase, which is the third stage of the product cycle model. टाइम क्या है BC, यहाँ पे ये है आपका थर्ड स्टेज. द प्रोडक्ट बिकम्स स्टैंडर्डाइज. अब मैंने क्या बोला था, हम लोग ने पिछले वीडियो में देखा था स्टैंडर्डाइज कब होता है, जब लेबर कॉस्ट बहुत कम है दूसरे नेशंस में, इमिटेटिंग कंट्रीज़ में, तो वो इमिटेट करके खुद बनाना स्टार्ट करते हैं, स्टैंडर्डाइज कर देते हैं उस प्रोडक्ट को. द प्रोडक्ट बिकम्स स्टैंडर्डाइज्ड एंड द इनोवेटिंग फर्म में फाइंड इट प्रॉफिटेबल टू लाइसेंस अदर डोमेस्टिक एंड फॉरेन फर्म्स टू ऑल्सो मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट. तो इनोवेटिंग कंट्री क्या करती है, क्योंकि लेबर कॉस्ट दूसरे नेशंस में कम है, तो उनको प्रॉफिटेबली लाइसेंस देती है कि आप भी ये मैन्युफैक्चर करो, क्योंकि वहाँ पे प्रोडक्शन कॉस्ट कम है तो कॉस्ट कम हो जाएगा. Thus imitating country starts producing the product. अब जो है, जो दूसरा इंडिया हमारे केस में जो एग्जाम्पल था, इमिटेटिंग कंट्री भी स्टार्ट करती है प्रोडक्शन. तो मैंने जैसे आपको बोला थर्ड स्टेज से प्रोडक्शन स्टार्ट हो रहा है. इट इज़ वेरी सिंपल, दिस एंटायर मॉडल इज़ वेरी सिंपल. यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड, यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दिस ग्राफ. बस आपको एक बार ये ग्राफ याद हो गया तो आपको पता चल जाएगा फर्स्ट स्टेज में क्या हो रहा है, सेकंड स्टेज में क्या हो रहा है, थर्ड स्टेज में कौन सा स्टेज है जहाँ से इमिटेटिंग कंट्री प्रोडक्शन स्टार्ट कर रही है, तो वो थर्ड स्टेज है. कौन सा स्टेज है जहाँ पे इमिटेटिंग कंट्री एक्सपोर्ट स्टार्ट कर रही है, वो फोर्थ स्टेज है. कौन सा स्टेज है जहाँ पे सिर्फ कंजम्पशन और प्रोडक्शन इनोवेटिंग कंट्री में हो रहा है, तो वो फर्स्ट स्टेज है. कौन सा स्टेज है जहाँ पे इनोवेटिंग कंट्री एक्सपोर्ट स्टार्ट कर रही है, सेकेंड स्टेज है. तो ऐसे आपको सिर्फ अगर ग्राफ याद हो जाएगा, डायग्राम याद हो जाएगा, फिगर याद हो जाएगा, तो आपको डिफ़िकल्टी नहीं होगी. फॉर डोमेस्टिक, ओके, मैंने ये सेंटेंस कंप्लीट है किया. दस इमिटेटिंग कंट्री स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट एंड फॉर डोमेस्टिक कंजम्पशन. तो थर्ड स्टेज पे जो वो प्रोडक्शन कर रही है इमिटेटिंग कंट्री, वो सिर्फ डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए कर रही है. यहाँ पे अगर आप कंजम्पशन देखो, वो सिर्फ यहाँ पे कोई एक्सपोर्ट नहीं कर रही है इमिटेटिंग कंट्री, यहाँ पे सिर्फ वो इंपोर्ट कर रही है और खुद डोमेस्टिक प्रोडक्शन के लिए कर रही है, डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए कर रही है. इन स्टेज 4 टाइम C-D, द इमिटेटिंग कंट्री फेसिंग लोअर लेबर एंड अदर कॉस्ट, नाउ that the product has become standardized and no longer requires development and engineering skills, begins to undersell the innovating, remember, begins to undersell the innovating country in third markets, and the production of the product in the innovating country decline. देखो ध्यान से समझना ये सेंटेंस, क्योंकि सेम सेंटेंस फिफ्थ स्टेज में भी लिखा गया है. इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि अब जो, क्योंकि लेबर कॉस्ट और दूसरे जितने भी कॉस्ट है वो कम है, तो जो इमिटेटिंग कंट्री है वो खुद प्रोडक्शन कर रही है, स्टैंडर्डाइज्ड हो गया है, क्योंकि अब भी उस प्रोडक्ट को कोई स्पेशल स्किल्स की ज़रूरत नहीं है, सारे लोग उसको बना सकते हैं. और फिर अंडर सेल करती है इनोवेटिंग कंट्री को, यानी जो इनोवेटिंग कंट्री ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रही थी, ऑलरेडी सेल करती थी दूसरे कंट्रीज़ को, अब उसको अंडर सेल कर रही है. उसके साथ साथ अब इनोवेटिंग कंट्री भी सेल कर रही है थर्ड मार्केट्स को. थर्ड मार्केट्स यानी दूसरे कंट्रीज़ को, US को नहीं, दूसरे जापान, कोरिया, UK, इन सारे दूसरे कंट्रीज़ को सेल करना स्टार्ट कर रही है. एंड जो प्रोडक्शन है वो डिक्लाइन, फोर्थ स्टेज अगर हम देखें, फोर्थ स्टेज में आप देख सकते हो प्रोडक्शन डिक्लाइन हो रहा है इनोवेटिंग कंट्री में. बढ़ना ऐसे कहते हैं, ये डिक्लाइन होना कहते हैं. पॉजिटिव है, डिक्लाइन होना नेगेटिव नहीं है. प्रोडक्शन नेगेटिव नहीं है, प्रोडक्शन पॉजिटिव ही है, लेकिन वो डिक्लाइन हो रहा है, कम होते जा रहा है. ब्रांड कंपटीशन नाउ गिव्स वे टू प्राइस कंपटीशन. पहले सिर्फ ब्रांड कंपटीशन था जिसके वजह से मोनोपोली था, अब सिर्फ प्राइस का कंपटीशन चल रहा है. प्राइस के तौर पे ज़्यादा अगर आप प्राइस चार्ज कर रही है इनोवेटिंग कंट्री, तो इमिटेटिंग कंट्री से लोग खरीदेंगे, तो प्राइस का कंपटीशन चालू है. पहले सिर्फ ब्रांड का कंपटीशन था, इसके वजह से इनोवेटिंग कंट्री बेच पा रही थी. फाइनली इन स्टेज 5, past point D, the imitating country starts underselling the innovating. See, I told you the sentence is repeated. Imitating country starts underselling the innovating country in later's market. Later's market यानी innovating country में भी अभी undersell यानी sell करना start कर रही है as well.
यानी अब यूएस में भी एक्सपोर्ट कर रही है और यूएस अभी प्रोडक्शन इतना नहीं कर पा रहा है, रादर कंजम्पशन ज़्यादा है, प्रोडक्शन कम है, तो उनको इम्पोर्ट करना पड़ रहा है किससे, इमिटेटिंग कंट्री से, इंडिया से। एंड प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट इन इनोवेटिंग कंट्री डिक्लाइंस रैपिडली एंड कोलैप्सेस, मतलब इवेंचुअली वो डिक्लाइन होती जा रही है और ज़ीरो हो जाएगी देन प्रोडक्शन वहाँ पे। स्टेज 4 and 5 आर ऑफन रेफर्ड टू एज प्रोडक्ट डिक्लाइन स्टेज। दोनों को प्रोडक्ट डिक्लाइन स्टेज बोल रहे हैं, क्यों? क्योंकि इनोवेटिंग कंट्री में उनका प्रोडक्शन डिक्लाइन हो रहा है। टेक्नोलॉजिकल डिफ्यूजन, स्टैंडर्डाइजेशन और लोअर कॉस्ट अब्रॉड दस ब्रिंग द एंड टू लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का एक लाइफ साइकिल जो है उसका एंड कब होगा? जब देयर इज़ टेक्नोलॉजिकल डिफ्यूजन, डिफरेंसेस, स्टैंडर्डाइजेशन, लेबर कॉस्ट के वजह से, लोअर कॉस्ट के वजह से, इन तीनों रीजंस की वजह से लाइफ साइकिल जो है प्रोडक्ट का वो एंड हो जाता है। इट इज़ नाउ टाइम फॉर द इनोवेटिंग कंट्री टू कॉन्सेंट्रेट अटेंशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस एंड टू इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट्स। तो अब जैसे टेक्नोलॉजिकल गैप मॉडल में हम लोग ने कहा था कि जैसे जैसे स्टैंडर्डाइजेशन हो जाएगा तो उसके साथ साथ इनोवेटिंग कंट्री जो है वो इवेंचुअली उस टाइम पीरियड में कोई नया प्रोडक्ट, कोई नया वेरिएशन लाएगा। तो अब जो इनोवेटिंग कंट्री है उसको कुछ नया वेरिएशन, कुछ नया प्रोडक्ट लाना पड़ेगा ताकि वो वापस से मोनोपोली गेन कर सके। तो दिस गोज ऑन, दिस साइकिल गोज ऑन। Examples of the products that seem to have gone through such product cycles are radios, stainless steel, razor blades, television sets and semiconductors. तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है। इफ़ यू सी रेडियोज़ पहले सर्टन कंट्रीज़ में बनते थे, फिर स्टैंडर्डाइज हो गए, और ये सारे टेलीविज़न सेट्स आप देख सकते हो, पहले से सोनी एंड LG इनका ही चलता था, कोरिया एंड जापान के टीवी सेट्स आते थे, देन अभी स्टैंडर्डाइज हो गया, हर एवरी नेशन इज़ मेकिंग इट, सो वो स्टैंडर्डाइज हो गया। सेमीकंडक्टर्स हैं। इन रिसेंट ईयर द डिफ्यूजन लैग ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी हैव शॉर्टेंड कंसिडरेबली। डिफ्यूजन लैग मतलब वो जो इमिटेटिंग कंट्री इमिटेट करके स्टैंडर्डाइज कर देता है प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट को वो टाइम लैग बहुत शॉर्ट हो गया, जल्दी से वो सीख जाते हैं और बनाना स्टार्ट कर देते हैं उस प्रोडक्ट को। सो दैट वी हैव विटनेस अ टाइम कंप्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट साइकिल, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। तो इस वजह से जो टाइम पीरियड है कि स्टैंडर्डाइज होने का जो टाइम पीरियड है वो अभी शॉर्ट हो गया है। That is the time for the introduction of new product in the innovating country to the time when imitating country displaces the innovating country in the third market and the innovating country itself has become shorter। यानी फर्स्ट स्टेज से लास्ट स्टेज तक आने में जो टाइम पीरियड लगता है वो अभी बहुत शॉर्ट हो गया है। विद इन ईयर्स जो इमिटेटिंग कंट्री है वो स्टार्ट कर देती है सेलिंग इन द innovating country. This may spell trouble for a country like US which relies on new technology and new product to remain internationally competitive। अब ये उन नेशंस के लिए जो इनोवेटिंग नेशंस हैं उनके लिए बहुत टफ हो जाएगा, ट्रबलसम होगा। क्यों? क्योंकि उनको फिर वो मोनोपोली नहीं कर पाएंगे, उनको इवेंचुअली देन प्राइस कंपटीशन पे आके देन इम्पोर्ट करना स्टार्ट करना पड़ेगा। The benefit that the US can reap from the new technology and new product that it introduces are even more quickly copied by other countries, especially Japan। जैसे जब US कोई नया प्रोडक्ट लाता है तो इवेंचुअली जापान उसको कॉपी करके देन जापान एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर देता है। तो ऐसे कंट्रीज़ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं लाता ये। इन फैक्ट स्टीवन जॉब्स एप्पल क्रिएटेड द iPad, but it outsourced all of its production. The old saying, the United States must run faster and faster simply to avoid falling behind, मतलब in the sense कि US को फास्टर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके न्यू प्रोडक्ट्स का इनोवेशन करते रहना पड़ेगा, अदरवाइज US कैन लूज द मार्केट। By turning out new products and technologies very rapidly, however, the US is ranked as the most competitive economy in the world. So this is just a fact। यहाँ पे G7 कंट्रीज़ के बारे में दिया गया है, कैसे है प्रोडक्शन उनका लाइफ साइकिल प्रोडक्ट के हिसाब से। नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड एंड इंटरनेशनल ट्रेड। जैसे मैंने बोला एनवायरमेंटल पे भी बेस्ड कर सकते हैं
जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमने कांस्टेंट ली थी, अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वेरी करती है तो उस पर क्या हम इंटरनेशनल ट्रेड बेस कर सकते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे है। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग द जर्नी ऑफ अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक्स। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए एंड थैंक यू।